Hello everyone, welcome to the podcast of Real Estate Secrets with Dipasha. Today we are at episode 6 and I have a very amazing guest with me who is a very well-known architect in Nagpur, Mr. Alok Lunia sir. So let's meet him. जैसे हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो प्रोग्रेस हो रहा है, आपको लगता है कि ये प्लान्ड आर्किटेक्चर है, प्लान्ड डेवलपमेंट है या फिर लाइक इट जस्ट हैपनिंग? अगर आप बोलोगे प्लान्ड आर्किटेक्चर तो सही मायने में अगर इंडिया में अगर किसी प्लान्ड सिटी को आपको देखना है तो आप चंडीगढ़ जाइए तो यू विल सी कि एक प्लान्ड सिटी कैसा होना चाहिए. बट वी नेवर यूज टू सी कि 25 माले की बिल्डिंग नागपुर के अंदर में इतना बेहतर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन या इन चीज़ों को हम शायद 10 साल पहले नहीं देख पा रहे थे. जैसे बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये लोग सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए बहुत सारी चीजें खराब करते हैं, तो उस पर क्या परसेप्शन है आपका? हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. हाय विपाशा. हाय सर, मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि जैसे आपने आर्किटेक्चर चूज किया तो आपने यही प्रोफेशन उस एज में कैसे चूज किया, क्यों किया? व्हेन आई वाज यंग मैंने 10th 11th कुछ किया, तब तक मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि मुझे क्या करना है. एज यूजुअल सभी को होते हैं शायद. तो मैं काफ़ी कुछ ऑप्शन ढूंढ रहा था बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, ये मुझे ध्यान में था क्योंकि इंजीनियरिंग में मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, सारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मुझे वो उसमें नहीं जाना था. देन माय फादर सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू गो फॉर द आर्किटेक्चर. तो फिर मैंने जब उसको स्टडी किया तो आई लाइक्ड इट बिकॉज मेरे कुछ क्रिएटिविटी के कुछ ऑलरेडी अंश थे मेरे अंदर में, जिसकी वजह से शायद वो फील्ड चूज कर लिया मैंने. एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दिस ये तो मुझे समझ में आया कि शायद ये फील्ड मेरे लिए बेहतर होगी. और व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोचिंग एंड ऑल, फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया. उसके बाद ऐसा लगा कि शायद आर्किटेक्चर के अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है. तब पहले से ड्राइंग्स वगैरह इन सारी चीजों में अच्छे थे या फिर मतलब? यस, मैं एवरेज था ड्राइंग्स वगैरह में, बट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने बहुत काम नहीं किया कुछ भी. शायद मेरी मतलब आज की जनरेशन या मेरी डॉटर और आज बहुत अच्छा काम करती है इस अपनी उम्र में, लेकिन मैं उतना अच्छा काम नहीं करता था. बट ये था कि टेक्निकल फील्ड और आर्किटेक्चर फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी. तो मुझे लगा कि शायद ये बेटर है. और जब मैं स्टार्ट किया ना ऑलरेडी इसके ऊपर में प्रिपरेशन, तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया. और फिर मैंने डिसाइड किया कि, और ऑप्शंस भी बहुत कम थे उस टाइम में. इंजीनियरिंग कर लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी तरह के कुछ ऑप्शन थे. और मेडिकल में मुझे जाना नहीं था. Being from a Jain family, I didn't want to going for the any काटना पीटना and all. तो मैं उसमें मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो that's how it started. And तो आपके फैमिली में पहले से आर्किटेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी थे या आपने ये फील्ड चूज करी? नहीं, मतलब मेरा ब्रदर जो है वो पहला इंजीनियर था हमारे फैमिली में, और मैं फर्स्ट आर्किटेक्ट था हमारी पूरी फील्ड में, पूरी जनरेशन में. तो इससे पहले कोई आर्किटेक्ट नहीं थे हमारे फील्ड में. So basically you started from zero, like you created your own. Yes. I came from a very low family. तो मुझे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस मेरे घर में थे और हमको चूज करना था एक फील्ड जिसमें काम कर सके. बट ठीक है, माय फादर वाज वेरी ओपन फॉर एजुकेशन, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव थे इस मामले में कि बिजनेस फैमिली में होते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फैमिली से ही आपको सपोर्ट नहीं मिलता एजुकेशन के लिए. बट मेरे साथ थोड़ा उल्टा था कि मेरे फादर ये चाहते थे कि वी ऑल शुड गेट एजुकेटेड. तो उनको उसकी वैल्यू पता थी. तो एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे. बाकी बहुत बड़ी फैमिली से हम नहीं थे. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने भले एजुकेशन मेरे फादर ने मुझे करा के दिया, उसके बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. मतलब मैं साइकिल से यहाँ तक आया हूँ. ये मतलब दिस इज माय जर्नी. आई यूज्ड टू गो ऑन साइकिल टू द हबीब खान ऑफिस फॉर दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आफ्टर माय कॉलेज. तो ही वाज माय टीचर आल्सो. तो मैं जब उनके ऑफिस में जाता था देन स्टार्टेड वर्किंग, और धीरे धीरे ग्रो करते गया. और मेरे पास सबसे बड़ी बात थी कि मुझे फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास फेलियर के कोई ऑप्शन ही नहीं, मुझे हर हाल में विन होना ही होना है. एंड वो जो डेस्परेटनेस था वो मुझे अपने आप में ही मुझे हर चीज में परफेक्ट बनाते चले गया मुझे.
तो मुझे ये था कि मुझे जो भी काम करना है मुझे यहाँ इसमें फेलियर नहीं हो सकता है, मुझे करना ही होगा। अगर मैं फेल हो गया तो आई यूज टू ट्राई इट अगेन, बट मुझे करना है, मतलब करना है, दैट वाज द ओनली ऑप्शन। So you never lost the spirit. करेक्ट, आई नेवर लॉस्ट द स्पिरिट। मैं अभी भी कुछ कितने भी मुश्किल काम हो, मैं कभी आज भी हुआ है कि उसको मैं कभी घबराता नहीं हूँ, और आज भी मैं कितने भी मुश्किल काम हो, किसी भी लेवल पे मुझे जा करके काम करना पड़े तो मैं उस लेवल पे जाके काम करता हूँ। होता है कि आप जब आप बहुत छोटे से ऊपर आते हो तो आप क्या होता है कि बहुत बड़े ऑफिसर के साथ में, बहुत पॉलिटिशियन लोगों के साथ में आपको मिलने जुलने में या बात करने में या उनको समझाने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, या एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। बट मेरे साथ में ऐसा हुआ कि इतना सारा कुछ हुआ मेरे साथ में कि मैंने अब तो मुझे वो कॉन्फिडेंस वाली कोई कमी नहीं महसूस होती कि मुझे ऐसा है कि मुझे वो करना है, वो मेरा एम होता है। मुझे ये नहीं पता है कि सामने कौन है, मुझे इतना मालूम होता है कि मुझे ये काम है और मुझे काम करना है, दैट्स इट। मेरा एक ही एम होता है, आई डोंट थिंक कि कौन मेरे सामने बैठा है। That's like you believe in yourself so much that Yes. you build yourself. Yes, I believe in that way. Amazing. Yes, yes. So सर जैसे आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें तो अभी जैसे हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो प्रोग्रेस हो रहा है, आपको लगता है कि ये प्लान्ड आर्किटेक्चर है, प्लान्ड डेवलपमेंट है, या फिर लाइक इट्स जस्ट हैपनिंग? देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बोलोगे प्लान्ड आर्किटेक्चर, तो सही मायने में अगर इंडिया में अगर किसी प्लान्ड सिटी को आपको देखना है तो आप चंडीगढ़ जाइए, तो यू विल सी कि एक प्लान्ड सिटी कैसा होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड ऑल, हमारे नागपुर के अंदर में उतना चीजें प्लान नहीं थी। बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो लोग बहुत सारी चीजें जो पुरानी है उनको बहुत बेहतर तरीके से प्लान तरीके से काम कर रहे हैं, और जो अभी जो काम कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। वो जैसे कि आप देखेंगे कि वर्धा रोड के स्ट्रेच का जो डेवलपमेंट है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन दैट गिव यू सेंस कि जहाँ पे हम किस लेवल पे अपने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। आप जितने भी अगर मेट्रो जितनी भी बनी है इंडिया नागपुर में, उसमें जो काम का स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो वो दे आर बिल्डिंग दिस स्काईलाइन। अभी जो इन्होंने यूडीसीपीएल लेके आया है, वो लॉज ही ऐसे हैं कि आपकी स्काईलाइन चेंज होने वाली है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उन्होंने उस तरह की चीजों को क्रिएट किया है कि लॉ ही वैसे क्रिएट किया कि आपकी स्काईलाइन चेंज होने वाली है। वी नेवर यूज्ड टू सी कि 25 माले की बिल्डिंग नागपुर के अंदर में, या इतना बेहतर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, या इन चीजों को हम शायद 10 साल पहले नहीं देख पा रहे थे। 15 साल पहले हमारे यहाँ नागपुर में बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट थे जिसमें बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क हो रहा था। बट आज आप उंगलियों पे गिनने जाओगे तो कम से कम मैं 40-50 प्रोजेक्ट गिन सकता हूँ जिसके अंदर में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वर्क हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर की 40-50 प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, और गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी प्रोजेक्ट को देख लीजिए आप कैंसर हॉस्पिटल देख लीजिए, आप सिम्बोसिस की बिल्डिंग को देख लीजिए, आप अभी जो नया गोकुलपेट मार्केट बनने वाला है उसको आप देखिए। तो जिस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो, और जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जिनका क्वालिटी और बाकी चीजें, तो ये डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जो है वो उन चीजों पर फोकस्ड है। और अब ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लैकुना अभी भी रहे हैं और आगे भी रहने वाले, लेकिन एग्जिस्टिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो चीजें हो रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन जो अब हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है। नहीं, एग्री ऑन दैट पॉइंट दैट एटलीस्ट इट्स बेटर देन इट वाज बिफोर। यस, एटलीस्ट इट इज बीन थॉट बाय द बॉडीज, तो वो कम से कम वो सोच रहे हैं उसके ऊपर में, तो डेफिनेटली एक अच्छा आउटकम आएगा। पर सर जैसे अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में अगर हम लोग, एक पॉइंट ये भी है कि जैसे अभी मॉनसून शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अभी इतनी सारी जगहों पे हो रहा है, बैंगलोर, मुंबई, नागपुर इज ऑल्सो ऑन द वर्ज की वाटर क्लॉगिंग बढ़ जाता है और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसका क्या रीजन होता है कि इट्स अ बैड आर्किटेक्चर, लाइक प्लानिंग और आर्किटेक्चर और व्हाट? नो डाउट, देखिए पानी तभी, या फिर अर्थक्वेक आते हैं, या पानी कहीं जमा हो रहा है, या फिर सुनामी आ रही है, तो ये जो चीजें हो रही है ये मैन मेड डिजास्टर ही है। ठीक है, तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई ये नहीं है। बट दिस कुड बी डेफिनेटली प्लान बाय द अथॉरिटी। एज फार एज बैंगलोर इज कंसर्न, जो नागपुर में फ्लड हुआ पिछली बार, ये जो है ये तो प्लानिंग फ्लॉज ही है हमारे। ठीक है, और कुछ लोगों की ग्रिड है और कुछ प्लानिंग फ्लॉज है। तो बेसिकली क्या है कि अगर पानी, जैसे फ्लडिंग की बात करेंगे
तो पानी को अगर आप जाने का रास्ता अगर दे देंगे तो कभी भी फ्लडिंग नहीं होगा। ऐसे आप डैम बनाते हैं, पानी को रोकते हैं, लेकिन आप डैम का दरवाजा खोल देंगे एकदम से तो पूरा फ्लडिंग हो जाने वाला है। तो सेम चीज इज हैपनिंग कि अगर आप अभी क्या हो रहा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जो नदी और नाले हैं वो धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर में रैंडम कुछ कंस्ट्रक्शन। लास्ट टाइम जो फ्लडिंग हुआ उसमें समझ में आया कि गवर्नमेंट बॉडी ने ही नाले के ऊपर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ऐसी चीजें भी हो रही है। तो ऐसी चीजें होगी तो डेफिनेटली इस तरह से चीजें होने वाली है। कहने का मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ नदी नाले, जो भी आपके पास तालाब है, उनको अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे या उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे अगर श्रिंक होते चले जाएंगे तो इस तरह की चीजें डिजास्टर और बढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी भी अर्बन प्लानिंग के लिए, अगर आप शहर की टोपोग्राफी को मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन कर सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में भी आप पानी कभी भी लोगों के घर में नहीं घुसेगा अगर आप टोपोग्राफी को मैनेज करते हैं। What is topography like? टोपोग्राफी इज कि आप अगर किसी शहर में एक पार्ट ऊपर है, कोई नीचे है, कोई और कहीं है, तो नेचुरली आप कभी भी देखेंगे तो किसी भी शहर में जो तालाब बनता है वो ऐसी जगह बनता है जहाँ पे लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे पानी जमा होता है तो ऑटोमेटिकली उस तरह से जमा होने लग जाता है। तो आप उस टोपोग्राफी को अगर वो तालाब के एरिया जो है उसको आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो वो पानी वहां जा नहीं पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उसके सराउंडिंग की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो या ऑलरेडी उसके आसपास में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो पानी सालों से उस तरफ में जा रहा था उसको आपने रोक दिया कहीं पे, तो वो पानी कहीं ना कहीं तो रुक के कहीं ना कहीं तो किसी के बेसमेंट में घुसेगा, कहीं ना कहीं तो किसी के घर में घुसेगा। तो ये तो होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी सिविक बॉडी ने अपने टोपोग्राफी को मतलब बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर आप उन चीजों को डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के और बहुत बड़े डिजास्टर्स होने वाले हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स है वाटर क्लॉगिंग का या फिर जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आर्किटेक्चर में बोलो या अगर हमारे डेली बिल्डिंग्स में रोड्स में, दैट इज अ फ्लॉ, अ ह्यूमन फ्लॉ ऑल्सो। सो वैसे ही जो परसेप्शन है लोगों का कि जैसे बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये लोग सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के लिए बहुत सारी चीजें खराब करते हैं। तो उस पे क्या परसेप्शन है आपका? टू सम एक्सटेंट यू पीपल आर राइट। कुछ डेवलपर्स, आर्किटेक्ट अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें करते भी हैं, बट आई विल नॉट अग्री कि सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। बट देखो, कोई भी चीज गलत या सही होने के लिए सबसे पहले बात है कि गवर्नमेंट के लॉज क्या है। अगर लॉज अगर आपके प्रॉपर हैं और स्ट्रिक्ट है तो शायद उन चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। और कितने भी खैर लॉ बनने के बावजूद भी लोगों की ग्रीड खत्म नहीं होती, तो ग्रीड खत्म जहां नहीं होगी तो वहां उन चीजों में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होने वाली है, बट दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय दी लोकल बॉडीज। और बहुत मुश्किल काम नहीं है उनके लिए, वो चाहे अगर उनके विल पावर है और वो करते भी है। कुछ चीजें बहुत सारी पॉलिटिकल होती है, बहुत सारी चीजें और होती है, तो ऐसी चीजें होती है और ये होते रहेगी हर कंट्री में। मतलब आई विल नॉट ब्लेम इंडिया और नागपुर और समथिंग लाइक दैट, पूरे वर्ल्ड में ये चीज है और थोड़ी बहुत चीजें कम ज्यादा होने वाली है। बट स्टिल आई विल से कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो लॉज है हमारे, दोज आर इंटैक्ट। और महाराष्ट्र खासकर हम बात करेंगे तो अगर इंडिया के अगर कंपैरिजन में करेंगे हम लोग तो महाराष्ट्र बहुत बेहतर स्थिति में है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा इस मामले में एजुकेटेड है कि हर चीज में, ठीक है, गलत चीजें होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे बिल्डर्स और आर्किटेक्ट मिलकर के कुछ चीजें गलत नहीं करते, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है और मैक्सिमम लोग उन चीजों को समझते हैं। गवर्नमेंट बॉडी ने भी अभी जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक डेवलपर क्या करता है, वो एक्स्ट्रा एफएसआई बनाने की कोशिश करता है या फिर कुछ नॉर्म्स है जो वो फुलफिल नहीं करता, जैसे उसको कुछ चीजें प्रोवाइड करनी है, कुछ चीजें करनी है, वो कम करता है। यही चीजें हैं। जहां तक एफएसआई का सवाल है, अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट अगर देखे जाए तो यूडीसीपीआर में इतना एफएसआई दिया है कि शायद किसी डेवलपर को अब उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ही उतना दे दिया है कि अब शायद उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। तो वहां वायलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है एज बिकॉज ऑफ द यूडीसीपीआर। और बाकी चीजें ऐसा है कि जो कुछ उनको सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलना है या फिर रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्वालिटी और बाकी चीजें
ये लोकल बॉडी के ऊपर में है। लोकल बॉडी जो है उन चीजों पे कंट्रोल करती भी है, और उसके बावजूद छोटी मोटी चीजें होती है वो होगी, मतलब उसको परफेक्टली कंट्रोल करना शायद मुझे लगता है मुश्किल है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आर्किटेक्ट्स का या फिर बिल्डर्स का खुद का पर्सनल मोटिव भी होता है, तो सेम वे आपका एज अ आर्किटेक्ट आपका एथोस क्या है कि व्हाट डू यू बिलीव इन योर वर्क, कि मैं ये मतलब बिलीव करता हूँ? देखिए, आपको कोई भी काम करने के लिए, देखिए एक बताता हूँ, कोई भी डेवलपर काम करता है या कोई आर्किटेक्ट काम करता है या इवन गवर्नमेंट भी कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, तो सबसे पहले वो फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए। अगर वाइबल नहीं होगा तो वहां पे इन तरह की चीजें हो सकती है, कोई वायलेशन कर सकता है, कुछ चीजें कर सकता है, तो सबसे पहले वो देखना चाहिए। तो आपको इन इन योर कॉन्शियस आपको सोचना है कि आप किन चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो आप, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है तो आपको क्लाइंट को पहले बोल देना चाहिए कि सर आप इस जगह मत कीजिए प्रोजेक्ट। तो वो चीजों से आप ऑटोमेटिकली बचा लेंगे। आई थिंक इन दिस वे कि अगर मुझे मालूम है कि ये वायलेशन किए बिना इसका प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं, तो मैं पहले ही उसको डिस्करेज कर देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बनाओ ही मत तुम, ठीक है, क्योंकि वो अभी नहीं बनाएगा, 6 महीने में कुछ और बनाएगा ना, व्हाट डज इट मैटर, लेकिन कम से कम गलत तो नहीं होगा। और बाकी बात जो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करना है, कुछ और चीजें हैं, उन चीजों पे भी हम अपनी तरफ से जितने बायलॉज के अंदर में जो चीजें स्पेसिफाइड है उन चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो हम 99% तक वो चीजें अचीव करते हैं, और वी थिंक दैट वे ओनली। और हम उतने सेंसिबल होते हैं कि कॉम्प्रोमाइज किस जगह हो सकता है। मतलब अगर कोई आदमी के पास में अगर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लिफ्ट लगानी है, वहां पे किसी जानमान का खतरा हो सकता है, या फायर के प्रोविजन करने हैं, तो किसी की जान का खतरा हो सकता है। इन चीजों में कभी भी हमारे ऑफिस से या हमारे यहाँ से कोई भी तरह की किसी भी डेवलपर को छूट नहीं मिलती है। आपको ये करना है, मतलब करना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप कोई स्पेसिफिकेशन के अंदर में कुछ चीजें आप थोड़ी लोअर साइड जाना चाहते हो, इससे वो आपकी और कस्टमर की पर्सनल चॉइस है कि उसको खरीदना है और आपको बेचना है, तो वो उसकी चॉइस है, तो दे कैन गो अहेड विद दिस, बट दीज काइंड ऑफ थिंग कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन माय प्रोजेक्ट। I know that you're closely working with a lot of government officials and you are associated with a lot of work there. तो वैसे कोई पॉलिसी है जो आपको बहुत अच्छी लगी है कि ये पॉलिसी आई है तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है? हाँ, बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लाई है। अभी भी रिसेंटली उन्होंने हाउसिंग पॉलिसी भी लागू की है, और हाउसिंग सेक्टर के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया है। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगा, जो 2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की जो सोच थी कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं या जिन लोगों के पास पक्के घर नहीं है, तो गवर्नमेंट का बेसिक ये था कि जिन लोगों के पास खुद का घर होता है, जिस परिवार के पास अपना खुद का घर होता है, उसकी स्टेबिलिटी लेवल या उसका मेंटल पीस लेवल जो है वो एक अलग डिफरेंट लेवल पे जाता है। और उससे ओवरऑल उस जो सोसाइटी के उन तबके के जो लोग हैं उनकी ग्रोथ होती है ना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप अंदर से सुकून महसूस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होती है, आपकी बच्चों की एजुकेशन, बाकी सब चीजें, एनवायरनमेंट चेंज करना। तो गवर्नमेंट का यही सोचना था कि भाई इन लोगों के लिए अगर हम घर बनाते हैं तो कुछ इंसेंटिव दे करके, तो उनके जो घर होंगे वो एक ऐसी अच्छी कॉलोनी में बनेंगे जहाँ पे उन लोगों के पास एजुकेशन फैसिलिटी हो पाएगी, जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे लोगों के साथ रह पाएंगे, तो और वो मेन स्ट्रीम के अंदर में आ जाएंगे और उन बेसिक जो डिफिकल्टीज है उनसे बाहर निकलेंगे। और एक लेडी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका घर होना, उसका जो स्टेबिलिटी है, एक फैमिली की स्टेबिलिटी, वो चीजें मायने करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए हैं। उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी एक आदमी को गवर्नमेंट दे रही है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्पेशली उन तबके के लोगों के लिए स्टैम्प ड्यूटी भी वेवर कर दी है। 1,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी लेती है, तो उससे उनको काफी बड़ा फर्क पड़ा है और उनके लिए अवेलेबिलिटी। और उन चीजों के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन जो यूनिट्स है, जो भी यूनिट कोई अगर प्राइवेट डेवलपर बनाता है या गवर्नमेंट बॉडी बनाती है या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, तो उसके प्राइस के ऊपर में कंट्रोल है उनका, कि उनको एक स्पेसिफिक दायरे में उसके प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, ताकि अदर इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट, ताकि उसके प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उन लोगों को घर मिल सके।
उनका बेसिक इंटेंशन है, और उसमें बहुत हद तक 2015 से अभी 25 तक वो काफी हद तक उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे हैं इस मामले में। और अब उन्होंने उसी चीज को PMAY 2 के इसमें उन्होंने 2024 में आगे कंटिन्यू किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी बड़ा अलोकेशन भी किया है इसमें फंड का इसके अंदर में, एंड इवन द स्टेट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट लाइक एनीथिंग। तो जैसे अभी सर ये पॉलिसीज है PMAY का आपने बात किया, तो नागपुर में अभी लग्जरी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाई राइज लग्जरी एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो प्रोजेक्ट्स है ये कहीं ना कहीं लैक कर रहे PMAY वाले, बजट हाउसिंग ये सब? नहीं, दोनों अपने आप में अलग सेक्टर है, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, दोनों की अलग अलग एरियाज है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि एक प्रीमियम एरिया के अंदर बजट हाउसिंग नहीं बन सकता, और एक बजट हाउसिंग वाले एरिया में प्रीमियम हाउसिंग बनने में मुश्किल होती है। नहीं, बट मतलब मेरा ये पॉइंट है कि आपको लग रहा है कि नागपुर में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या जो कि PMAY को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा लेवल पे? डेफिनेटली। और नागपुर क्यों, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बहुत PMAY के प्रोजेक्ट आए हैं। उसके अंदर में सारे गवर्नमेंट ने, जैसे NIT ने बनाए हैं, म्हाडा ने बनाए हैं। PPP प्रोजेक्ट में प्राइवेट डेवलपर्स ने काफी कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। नागपुर के अंदर में कम से कम 30 से ऊपर प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMAY 1 में बने हैं, और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुए। तो हो रहे हैं इसके अंदर में काम, और बहुत काम हो रहा है। That's nice. और उसके अलावा जैसे कि अभी हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो ऐसे जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर हमें और सपोर्ट करना है तो बिल्डर्स को क्या करना चाहिए? लाइक दे शुड, हाउ कैन दे कम अप एंड विद गुड आइडियाज? यस, देखो, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसी ड्राफ्ट कर ली है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी पब्लिश कर दी है। नाउ इट इज अप टू द डेवलपर कि वो किस एरिया में काम करना चाहते हैं। काफी डेवलपर्स ऑलरेडी आ भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सैंक्शनिंग ऑल दिस प्रोजेक्ट, और इनकी प्रोसेस ऑलरेडी काफी हद तक शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने एक और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लाया है इसके अंदर में, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग है। टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हैं, नई तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये कंस्ट्रक्शन भी बहुत बेहतर क्वालिटी और बहुत बेहतर स्टैंडर्ड के बन करके बाहर निकले। उसके लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी हम सपोर्ट डेवलपर को दे सकते हैं, और आज के दिन में मुझे लगता है कि जितना सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है, इससे ऊपर में शायद मुझे लगता है कोई और गवर्नमेंट इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकती। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी डेवलपर्स टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन PMAY, और वो काफी फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल है, और एंड आप जो काम करके जो डिलीवर करने वाले हो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपको, क्योंकि जिनके लिए आप काम कर रहे हो उसको डेस्परेटली घर की जरूरत है। तो जो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल है दैट ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि आप खाली पैसे कमाने के लिए हर बार नहीं बैठ सकते हो, तो आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपको एक मिलेगा कि उससे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यस, डेफिनेटली। जैसे सर अभी आपने AI की बात करी कि वो भी इंटीग्रेट हो रहा है और ये सारी चीजें, तो AI कैसे हम लोग आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट अगर हुआ तो उसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा? लाइक फ्यूचरिस्टिक उसका क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इंटरनेट आया, तब हम महसूस करते थे कि शायद इससे बहुत कुछ चीजें बदल जाएगी, बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। चेंज हुई, और बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई, और इन सब चीजों से हमारा काम करना आसान होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि AI, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 10 साल के अंदर में, कि जो हम एक आर्किटेक्ट प्लान करता है, किसी प्रोजेक्ट को प्लानिंग करता है, प्लानिंग करने से लेके एग्जीक्यूशन लेवल तक जब हम जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, या फिर गलतियां हो जाती है, जिनकी वजह से उनको, डेवलपर को उसके कॉस्ट भी भुगतनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उन एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम उसके अंदर में और कॉस्ट इफेक्टिव जरिया डिराइव कर सकते हैं, अगर हम किसी प्लानिंग को AI में डाल करके उसमें देखें कि हम किस तरह से उसको और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर किस तरह से उसको, उसके सर्विसेज को बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ताकि उसमें मिनिमम फ्लॉज हो जाए, या मिनिमम लॉन्गर पीरियड में वेयर एंड टेयर हो उसके अंदर में। प्रेजेंट जो हमारा यहाँ का वेदर है, वेदर कंडीशंस है, उस वेदर कंडीशन के हिसाब से बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, उसकी शेडिंग,
और उनके जो शेड के लेंथ है वो किस तरह से होना चाहिए ताकि हम बिल्डिंग को और ज्यादा कूल रख सकेंगे, ठीक है, एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट या ग्रीन बिल्डिंग कैसे हम बना सकेंगे। तो इन सब चीजों में हमको बहुत बेहतर हेल्प मिलने वाली एआई की, और मतलब और गलतियां कम होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि सिंपल जो छोटी छोटी एक ड्राफ्टमैन गलतियां करता है वो गलतियां बहुत मिनिमाइज, एरर्स कम हो जाएंगे बेसिकली। तो यू आर इन सपोर्ट ऑफ एआई? हाँ, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी का सपोर्टर रहा हूँ, हमेशा रहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप काम को बेहतर बना सकते हो किसी भी चीज में। जैसे इंटरनेट आने के बाद में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है कि जो मतलब जो काम हम लोग 10-10 दिन 15-15 दिन में इधर से उधर डॉक्यूमेंट भेजते थे, आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम डॉक्यूमेंट किसी को दे करके, किसी को ड्राइंग दे करके उसका काम तुरंत होता है, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिस्कशंस हो पा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से। तो बेनिफिट तो हमेशा होगा ही होगा उसका। तो सर हम लोग जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करें, ग्रीन इनोवेशंस इनिशिएटिव्स, वो हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं आर्किटेक्चर के साथ? ग्रीन बिल्डिंग्स के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में जितने भी हम मटेरियल्स और जो चीज़ें हम यूज़ करें वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसके अंदर में मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन हो सके, या हम एनर्जी को कंजर्व कर सके, जो ही मतलब जहाँ जरूरत पड़े, जैसे ठंड के अंदर में हमको गर्मी चाहिए तो हमको वो हम प्रिजर्व कर सकें, और ठंड के अंदर में अपनी बिल्डिंग को मतलब गर्मी के अंदर में हम अपने बिल्डिंग को ठंडा रख सकें। तो अगर बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट में यही चीज है कि एनर्जी का कंजम्पशन हमको मिनिमाइज करना है। बट एनर्जी का कंजम्पशन हम ग्रीन बिल्डिंग के अंदर में हम सोलार यूज कर सकते हैं, ऐसे बिल्डिंग के मटेरियल्स यूज करते हैं जो बिल्डिंग को हीट कम करते हैं, या बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आने देते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे पानी का डिफरेंट यूज होता है ताकि आपका एनवायरनमेंट उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाए। बट एक बिल्डिंग को ग्रीन बनाना इज गुड थिंग, और बनाना चाहिए, उसमें नथिंग रॉन्ग। बट इसमें क्या है कि अगर आप सही मायने में ग्रीन बिल्डिंग बोलोगे तो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपको ग्रीन चाहिए। वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ एक हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, और आप एक बीच में ग्रीन बिल्डिंग बनाते हो, तो आप बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट जिस तरह से अपने रेवेन्यू के लिए, या जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्प्रेड ना करना पड़े उसके लिए एफएसआई बढ़ा रही है, जहां आप एफएसआई बढ़ाने वाले हैं, आप डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो आप सराउंडिंग एरिया को कितना भी हो, आप जितने ज्यादा लोग उस एक छोटे एरिया को यूज करेंगे उतना ज्यादा वो डैमेज करेंगे। तो अगर आपको ग्रीन इनिशिएटिव पे अगर जाना है तो गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशिएटिव, एफएसआई को मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमारा नागपुर, यहाँ से अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो हम लो राइज स्ट्रक्चर पे थे, ठीक है, लेकिन हर आदमी फैंटासाइज होता है, जब बॉम्बे पूना जाता है तो वो हाई राइज बिल्डिंग देख करके दे आर और अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो यही है कि वो भी हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और वो जैसे जैसे एफएसआई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लैंड प्राइसेस हाई होते चले जा रहे हैं। और जब लैंड प्राइस हाई होता है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप लो राइज बिल्डिंग में रह पाओ, क्योंकि वो लैंड की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको ग्रीन इनिशिएटिव लेना है तो हो सकता है कि आपके शहर के अंदर की डिफिकल्टी, लेकिन आप कुछ एरिया गवर्नमेंट प्लान कर सकती है जिसमें लो राइज स्ट्रक्चर ही बनेंगे, आप वहां पे ग्रीन इनिशिएटिव ले सकते हो। जिन लोगों को रहना है वो यहाँ से 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर जा करके एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे सारी चीजें ग्रीन टेक्नोलॉजी से हो, या फिर वो पूरा सराउंडिंग एरिया जो है, आप डेंसिटी अगर आप समझेंगे तो एक आदमी के लिए, एक फैमिली के लिए आइडियली मिनिमम से मिनिमम 5,000, और अगर आप और थोड़ा बेहतर इसमें जाएंगे तो 10,000 स्क्वायर फीट का एक फैमिली के लिए 10,000 स्क्वायर फीट की लैंड चाहिए आपको। तो आपको प्राइस कितना लो करना पड़ेगा आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 स्क्वायर फीट उसके अफोर्डेबल लिमिट में होना चाहिए, तभी वो सराउंडिंग भी हम ग्रीन बना सकेंगे, बिल्डिंग को ग्रीन रख सकेंगे, हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, हमारी डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी सर्विसेज जो भी हमारे डिस्चार्ज निकलेंगे वो सारी चीजों को हम वहीं प्रोसेस कर पाएंगे, वहीं हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। हो सकता है वहीं पे हम उनको यूटिलाइज करके हम फर्टिलाइजर की तरह यूज भी कर पाए, तो जीरो वेस्ट पे हम आ सकते हैं। बट अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में बोलेंगे तो ठीक है,
पॉसिबल है, ग्रीन बिल्डिंग बन रही है, बनाना भी पॉसिबल है, कार्बन क्रेडिट भी लोगों को मिल रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है, बट आपका एनवायरनमेंट सराउंडिंग आपका ग्रीन नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका पॉइंट है कि वो सिटी प्लानिंग में ही होना चाहिए कि हम एक सेक्शन ही रख दे उसके लिए Yes. कि मतलब हो सकता है, क्योंकि आप अगर जिन लोगों को ग्रीन बिल्डिंग्स में रहना है, जिन अगर आपको उसको प्रमोट करना है, तो कुछ एरिया आप डेडिकेट कर सकते हो ना, कि जहाँ लो राइज स्ट्रक्चर ही बनेंगे या थोड़ा सा खुला खुला ही बनेगा, वाइड, तो जहाँ ज्यादा प्लांटेशन होंगे, पर स्क्वायर फीट एरिया में ज्यादा प्लांटेशन हम लगा पाएंगे। आज अगर हम सिटी में अगर आप बात करेंगे, तो हम कहाँ बिल्डिंगों के बीच में कितना प्लांटेशन लगाए, और जहाँ पे आज भी नागपुर के अंदर में अगर ऐसा है, अगर आप किसी कॉलोनी के अंदर जाएंगे, तो अगर बंगलोज भी है, तो बंगलोज वाले अपने घर के सामने प्लांट भी लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सेफ्टी प्रॉब्लम होगा, और कुछ हद तक है भी, वो भी सही है, लेकिन मतलब वो तरह की चीजों की समस्या आ रही है। तो आप शहर के अंदर में बहुत ज्यादा प्लांटेशन करने में बहुत मुश्किलें हैं। रोड साइड अलाउंग आप कर सकते हो, मेजर रोड पे कर सकते हो, लेकिन कॉलोनी के अंदर करना चाहोगे तो शायद लोगों का ऑब्जेक्शन भी है उन तरह चीजों में, तो वो भी बहुत सारी समस्या है। तो आप ट्रायल बेसिस पे एक डेडिकेटेड एरियाज अगर शुरू करेंगे, अगर कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो वहां शुरू हो, तो ऑटोमेटिकली लोग उन चीजों में अगर जब समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन चीजों में लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सर जैसे अभी ये टॉपिक है, बायर्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि बायर्स अगर कोई घर देख रहे हैं, तो आर्किटेक्चर वाइज उनको क्या 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल बाइंग अ हाउस? ओके, यू मीन टू से कि इफ यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, आप किसी फ्लैट में लेना चाहते हो, तो आपने किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सिंपल है, मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है, लाइट, वेंटिलेशन एंड पॉजिटिविटी। अगर ये चीजें अगर आपको नहीं मिलती है, नेवर गो इनटू दैट होम, यू विल बी नेवर हैप्पी विद इट। ठीक है, तो अगर इन 3 चीजों पे एकदम बेसिक में 3 चीजें तो है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बेसिक 3 रिक्वायरमेंट किसी ने भी आके ध्यान रखना ही चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं आती वहां पे जाके, तो फिर वो वहां पे आप कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे आप। तो नेवर गो फॉर दीस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इफ सपोज अ बायर इज देयर, उनको अगर घर लेना है, तो टेक्निकल कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल बाइंग अ हाउस आर्किटेक्चर वाइज? आर्किटेक्चर टेक्निकली इन द सेंस, यू मीन टू से द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइज? या क्वालिटी वाइज, या फिर एक बायर के लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा इन टेक्निकल डिटेल्स में जाना। तो ऑलवेज गो विथ अ ब्रांड, जिस डेवलपर का ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जिनका एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर में, जिनका एक ब्रांड है, आप उन चीजों पे पहले बिलीव करें। इसके अलावा अगर वहां पे आप नहीं जा पा रहे हैं, उन जगह पे अगर ऐसे डेवलपर्स के पास आप जाना चाह रहे हो कि जिसका 1 या 2 ही प्रोजेक्ट हुए, तो देन किसी टेक्निकल व्यक्ति को आप लेके जाइए, सो दैट आप अपने जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप है उसमें थोड़ा अश्योरेंस आप ले सके। क्योंकि जनरल आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उस टेक्निकलिटी में समझना उस चीज को, कि ये क्वालिटी बराबर है नहीं है, कुछ चीजें कम है। ठीक है, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो आंखों से दिखती है, तो आप ब्रांड से देख सकते हो, आप नल लगा है, आपका बेसिन लगा है, या आपके पास ग्रेनाइट लगा है, इन चीजों को तो आप विजुअली देख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो क्वालिटी है कि नहीं है, इन चीजों के लिए किसी टेक्निकल व्यक्ति को लेके जाए तो ज्यादा मेरा एडवाइस रहेगा, कि उनसे ही आप एडवाइस लें उस चीज के ऊपर। जैसे आपने अभी बोला कि आपने जो 3 चीजें बताई कि पॉजिटिविटी और वेंटिलेशन और लाइट और ये सारी चीजें, तो इसमें आर्किटेक्चर में या फिर घर खरीदते वक्त वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए क्या? लाइक डू यू बिलीव इन दैट? यस, आई डेफिनेटली बिलीव इन वास्तु, लेकिन वास्तु का इंटरप्रिटेशन समय के हिसाब से लोगों ने बहुत डिफरेंट निकाल दी है। वास्तु इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। अगर एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी को सन की रिक्वायरमेंट है, सन से एनर्जी चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको वेंटिलेशन चाहिए। ठीक है, अगर मैंने सिंपल आपको बात बोली है कि लाइट, वेंटिलेशन और पॉजिटिविटी, ऑटोमेटिकली जहां पे वास्तु कंप्लायंस हो रहा है, ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 99% केसेस में ये होता ही है। बट हर चीजें जो किताब में लिखी है उस तरह से अचीव करना शायद आज के समय में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप वास्तु जब बना था, या वास्तु की किताबें जब लिखी गई, या वास्तु के जो ग्रंथ लिखे गए, उस वक्त में हम एक छोटे गांव में रहते थे, जहाँ छोटे स्ट्रक्चर थे, ग्राउंड फर्स्ट के ऊपर में कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। और आज आप हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हो, तो आप सोचोगे कि वही वास्तु को पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करें उस तरह से, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप उस परसेप्शन से अगर उस चीज को देखेंगे तो शायद आप ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट ये तो
बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी, आपको सन की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको बॉडी को मिलनी चाहिए। दैट इज एन बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आपको लाइट एंड वेंटिलेशन मिलना चाहिए, वो भी है। अगर आप सोचोगे कि मुझे जमीन, वास्तु के हिसाब से तो आपको जमीन पे घर होना चाहिए। अगर आप 10th फ्लोर पे लेते हो तो वास्तु कंप्लायंस नहीं होता। तो आई मीन इन प्रेजेंट टाइम आप उस चीजों को वैसे कंप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से वास्तु कंप्लाई करना चाहिए। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल आदमी किसी को भी ये कर सकता है। अगर आप किसी जगह में, आप एग्जांपल बोलता हूँ, किसी आप गंदी सी गली में जाते हो तो आप एक अच्छा स्मेल नहीं आता या अच्छी ये चीज नहीं आती, तो आपको वहां जाने की इच्छा नहीं होती, आपको वहां रह के अच्छा नहीं लगता है। तो सेम चीज है कि अगर आप कहीं पे आप जाते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर आप अच्छे इसमें रहेंगे तो अच्छा फील आएगा आपको, 100% आएगा। जहाँ पे इन चीजों को कंप्लाई किया जाता है, ऑटोमेटिकली वहाँ अच्छी फील आती है। डेफिनेटली। सर, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसमें से ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपका जिसमें आपको ऐसे लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, या फिर ऐसे लगा कि यार, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको लगा होगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत अच्छा कर दिया, जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा हो गया? हाँ, ऐसा तो हुआ है कि मैंने जो प्लान जिस तरह से सोचा था उससे बेहतर हुआ। बट एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ जिसके अंदर में ऐसा हुआ कि शायद वहाँ वो प्रोजेक्ट में क्या था कि वो लैंड के साथ में नाला लगा हुआ था, तो उसके अंदर में उसमें एज पर नॉर्म्स उसमें मार्जिन ज्यादा छोड़नी पड़ रही थी। और वो मार्जिन ज्यादा छोड़ना है, उसमें फिर बहुत सारा टीडीआर और एफएसआई बहुत सारा था वहाँ पे। तो वो इतना सारा, वो उसको पोटेंशियल को कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं होता था। तो वो हमने उसको कम एफएसआई पे डिजाइन किया। जब क्लाइंट के साथ में मीटिंग हुई तो उन्होंने अपफ्रंट मना कर दिया कि सर अगर पूरा एफएसआई कंज्यूम नहीं हो रहा था हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने उनको समझाया कि सर आप इससे ज्यादा अगर एफएसआई अगर कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो आप प्लानिंग और हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, तो वो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी नहीं बनेगी। तो वो हर तरफ से आप मतलब वो कंफर्टेबल बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो उन्होंने बोला नहीं सर हमको करना ही करना है। बट उनके इंसिस्ट करने पे, और शायद मैं उस टाइम में बहुत यंग था तो मुझे वो प्रोजेक्ट की जरूरत भी थी, तो आई थॉट कि चलो उसको बनाते हैं। तो हमने उसको कोशिश की कि जितना बेहतर बना सकते हैं उसमें, और एफएसआई कितना कंज्यूम कर सकते हैं, और हमने ऑलमोस्ट पूरा एफएसआई कंज्यूम कर लिया। बट आई वाज डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद दैट। मतलब ड्राइंग की मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था वो। लेकिन वो मुझे, मेरी जरूरत थी, इसलिए शायद जैसे बोला ना आपने कुछ आर्किटेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो शायद मैं वहां उस कैटेगरी में आ गया। देखो, तो मैंने भी वहां एक इस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया और वो हमने बिल्डिंग प्लान सैंक्शन भी हुआ। और अच्छी बात ये हुई कि वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो शायद मेरा ग्रीड वहां खत्म हो गया। मतलब मुझे लाइफ की वो गिल्टी फीलिंग नहीं रह गई। कि मुझे वो बनने के बाद मुझे हमेशा वो दिखता था कि ये गिल्ट फील होता था। तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो मुझे उस चीज का खुशी होती कभी कभी कि ये अच्छा हुआ एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये। तो you got lucky उस टाइम। Yes, I was definitely lucky. And आपको एक लेसन भी मिल गया, like it was a learning. Yes, एक लर्निंग मिल गई कि आप if you, क्योंकि क्या होता है कि आप एक बीइंग एन आर्किटेक्ट आप फ्यूचर को देख पाते हो, बिल्डिंग के फ्यूचर को देख पाते हो। बट एक लेमैन जो है, एक डेवलपर आया आपके पास या कोई क्लाइंट आया तो वो उस चीज को देख नहीं पाता है। तो मैंने उस दिन से प्रिंसिपल बना दिया कि भाई जो चीजें अपने कॉन्शियस को नहीं पड़ती है वो नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा छोड़ दो प्रोजेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑनेस्टली बताता हूं कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट छोड़ भी दिया तो कोई मैटर नहीं करता। आप कोई बहुत सेटबैक नहीं आता आपको लाइफ में। आपको अपने सेटिस्फेक्शन तो कभी भी जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो थोड़ा पैसा कम कमाया या थोड़ी फीस कम मिली तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत मायने रखता है लाइफ के अंदर में, और वही आपको आगे जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। मुझे लगता है कि प्लानिंग में ये चीज यहाँ तक ही ठीक है, तो वो एफएसआई कंज्यूम होता है नहीं होता है वो मैं छोड़ देता हूँ। बट अभी तो हमने बहुत सारे और तरीके ढूंढ लिए हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि एफएसआई कंजम्पशन होने से ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो लोग उस तरह से सोचते हैं। बट अब थोड़ा मैच्योर हो गए, अब समझ गए और चीजें हो गई हैं, तो अब हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से वाइबल कर लेते हैं। हम वैल्यू एडिशन डाल करके उसके अंदर में उसकी प्राइसिंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट लोगों का वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो जाए और रहने वालों के लिए भी जो एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रहे उनके लिए। Right. तो बेसिकली आपका सेल्फ कॉन्शियस सेटिस्फाई होना चाहिए, बाकी यस होना ही चाहिए। किसी भी आर्किटेक्ट का सेल्फ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम से ही, तो
कोई मतलब नहीं उस काम करने का। तो सर जैसे अगर आपको सपोज नागपुर का एक दिन के लिए चीफ आर्किटेक्ट बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? ओह ये तो नायक हो गया। ओके, तो अगर देखो अगर मुझे चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया है अगर नागपुर का, तो सबसे पहले तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो छोटे छोटे टेंडर इशू करते हैं ना, जो रोड खोदने के और उसके बाद में, तो वो 90% केसेस में या तो खोद के रख दिया जाता है, वो रिपेयर नहीं होता, या वो रिपेयर होता है तो वो बहुत अंडर क्वालिटी में रिपेयर होता है और वो इतना मतलब शैबी होता है कि जो अच्छे काम को भी खराब कर देता है। तो सबसे पहली बात तो आप बीइंग एन म्युनिसिपल बॉडी, आपके पास सिंगल एक बड़ी एजेंसी होना चाहिए जो आप बड़े 4-5 काम को क्लब करके एक बड़ा काम को दीजिए, सो दैट क्वालिटी शुड बी मेंटेन। आधी जगह पे आप अभी देखेंगे तो आप जहां खोदा हुआ है वो 2-2 महीने तक के वो रिपेयर नहीं होता है, वो बम बना के छोड़ देते हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों के टायर खराब हो रहे हैं, लोगों की बैक प्रॉब्लम्स हो रही है, लोगों, बट नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। एक्सीडेंट्स होते हैं उसके वजह से। और सेकंड पार्ट जो मैं करना चाहूंगा वो है कि पूरे नागपुर का जो सर्विसेज के प्लान है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, और हर एरिया के जो सर्विसेज के प्लान है वो Day 1 फ्रीज होने चाहिए और वो उसी तरह से हमेशा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मैंने ऐसी कंट्रियों में लोगों के प्लान देखे हैं जो 200-200 साल पहले सीवर लाइन बनी थी, वो आज भी इंटैक्ट उसी तरह से काम कर रही है, और हम आए दिन खोदे जा रहे हैं, आए दिन हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको करना क्या चाहते हैं। तो जब तक हम इन चीजों पे पूरा एक मास्टर प्लान बना करके उन चीजों की कैपेसिटी या उनकी जो लोड है उनको प्रॉपरली कैलकुलेट करके एक अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम इस चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। तो आई वोट फॉर यू अगर आप बने। थैंक यू सो मच, बट आई होप पता नहीं हो जाएगा सर। तो सर आपकी कोई ऐसी फेवरेट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है आर्किटेक्चर वाइज? बहुत सारी दुनिया में अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे स्काई स्केपर्स और सारी चीजें बनी हैं, बट मैं पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मैं थोड़ा सा ग्रीन ओरिएंटेड ज्यादा हूं। तो ऑरोविल के अंदर में जो मातो मंदिर बना है, तो उस बिल्डिंग में जब मैं गया तो जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स वहां महसूस हुई ना, दैट फैंटासाइज मी, मतलब वो उसकी जो फीलिंग ही है वो अलग है। उसके अंदर में जो उन्होंने प्रिज्म लगाया है, उसमें से जो सनरेज आती है और जो उसमें फीलिंग्स है, आप वो उस जगह पे बैठने के बाद में आपके जो अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, जो पॉजिटिविटी फील करते हो आप, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो, और शायद मैं वापस जाना पसंद करूंगा फिर से वापस वहां पे। दैट्स ग्रेट, आई हैव सीन दैट बिल्डिंग और वो बहुत सुंदर है फॉर रियल। एंड लेट्स कंक्लूड आवर पॉडकास्ट हियर and thank you so much for coming to this podcast, giving your valuable time। आपने अपना टाइम निकाला, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था पर आपने मेरे लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इतना अच्छा आपने नॉलेज शेयर किया, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल्ली। इट्स योर्स ओनली डीपी। एंड अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में ऐसा ही नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए।